Students, today we will discuss about a new application of Gauss theorem, which is find the intensity of electric field due to a charge conducting sphere or spherical cell in the following position. When point lies outside the sphere, second on the sphere on the surface of a sphere, or third inside sphere. ये क्वेश्चन जो गॉस एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन है, इट कंटेन्स आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस. व्हेन वी टेक a charge conducting sphere, then these 3 conditions outside the sphere, on the surface of a sphere and inside a sphere. Second, when we take solid sphere, solid conducting uniformly charged solid conducting sphere, one thing. When we take hollow conducting sphere, or when we take a conducting cell, spherical cell, or when we take uniformly charged non-conducting spherical surface. There are 4 questions. Answer of 4 questions are here. सिर्फ एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन के आंसर में चारों क्वेश्चन के आंसर है. माने इट कंटेन्स आंसर ऑफ 4 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. फर्स्ट, इफ वी टेक solid spherical surface, solid conducting spherical surface, when we take hollow spherical surface, and when we take a cell conducting surface, uniformly charged conducting surface cell, or when we take non-conducting, uniformly charged non-conducting solid spherical surface. तो हम पढ़ रहे हैं 3 के लिए: सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस, हालो कंडक्टिंग सरफेस, और आपका सेल. इफ सरफेस इज कंडक्टिंग, इफ गिवन सरफेस इज कंडक्टिंग एंड चार्ज यूनिफॉर्मली, देन टोटल चार्ज resides on its outer surface. वन थिंग, क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, या हालो कंडक्टिंग स्फीयर है, या सेल है, स्फेरिकल सेल है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज किए गए हैं, तो इन पर जो आपका चार्ज है दैट रिसाइड्स आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटर सरफेस पर रहता है. इनके अंदर किसी भी तरह का, इनके अंदर inside the sphere no charges found. किसी भी तरह का, मतलब चार्ज यदि हम सॉलिड स्फीयर के अंदर जाएं तो उसके अंदर किसी तरह का चार्ज नहीं रहता. इसी तरह से हालो स्फीयर के अंदर किसी तरह का चार्ज नहीं होता, और सेल के अंदर भी चार्ज नहीं होता यदि वो कंडक्टिंग है. इफ दे आर कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग बॉडीज कंटेन देयर चार्ज ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर आउटर सरफेस, नॉट इनसाइड द बॉडी. तो जो भी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, दे कंटेन्स देयर चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ देयर बॉडीज. बट इफ गिवन सरफेस इज नॉन कंडक्टिंग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज, देन इट कंटेन्स चार्ज इनसाइड द सॉलिड. इट ये माने जब यदि आपका अंश माने दिया गया बॉडी जो है वो क्या हो, अनकंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हो, तो इसमें जो चार्ज है वॉल्यूम में रिसाइड्स करता है. तो इसका वॉल्यूम डेंसिटी निकालते हैं. तो पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी से कितने में कितना होगा, हाउ मेनी चार्ज विल बी रिसाइड्स ऑन स्मॉलर माने वॉल्यूम, आर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम is taken by
वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा था ये कि हमें दिया गया है क्या कि व्हेन यू हैव ए सॉलिड स्फीयर और हालो स्फीयर और सेल, कंडक्टिंग सेल। तो हम सिर्फ स्फीयर की बात कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए सकते हैं। कि कंसीडर ए स्फेरिकल सेल और स्फीयर, जब हम सेल की बात करेंगे तो हालो की बात करेंगे, ठीक है। व्हेन कंसीडर ए स्फेरिकल सेल और स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिंस चार्ज resides on the outer surface of cell or spherical surface। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि स्फेरिकल जो बॉडी है उसके कारण, कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर उसके अंदर और उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। हमने कहा कि हम कंसीडर करते हैं, सपोज और कंसीडर ए स्फेरिकल सेल और स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक रेडियस आर का क्या है, स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चूंकि सरफेस पे रहता है तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मींस यूनिट चार्ज डेंसिटी ऑन यूनिट एरिया इट कंटेन्स सिग्मा चार्ज। यूनिट, ये हम कह रहे हैं विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मतलब है इट कंटेन्स, इट्स यूनिट एरिया कंटेन्स ओनली सिग्मा चार्ज। इट्स यूनिट एरिया ऑफ sphere or cell contains sigma charge on its surface. Okay, since sphere or cell is conducting, so total charge resides on the outer surface of sphere or cell. To determine, ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट होगा। सेकंड स्टेप 1 गॉस एप्लीकेशन का शुरू करते हैं। टू डिटरमाइन E at any point due to conducting sphere or cell, we draw a concentric sphere of radius r is less than r, capital R is greater than small r as the Gaussian surface, since the field of given conducting sphere is spherically symmetric। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। Since we have given that a sphere, and if we choose or if we select a concentric sphere, then it will be that which enclosed our given sphere, Step first, consider a Gaussian surface. To select Gaussian surface, we take a concentric sphere. Which encloses our given sphere. It means radius of Gaussian spherical surface is greater than the radius of given spherical surface. Since spherical surface is enclosed, spherical surface is a closed surface, one thing. Second thing, our Gaussian surface enclosed whole sphere inside it. So two conditions are fulfilled, कि our surface is enclosed and total charge lies on it or inside the Gaussian surface. Third thing, since each point of concentric sphere or Gaussian surface is at same distance from the given sphere, then E will be symmetric, E will be constant at each point of Gaussian surface. Similarly, line of force is also perpendicular to the Gaussian surface, or in the direction of
normal to the surface. So theta is also symmetric. So this will be our Gaussian surface. We can suppose taken surface will be a Gaussian surface. फर्स्ट पॉइंट स्पेरिकल सिमेट्री की हमने कहा कि हम यहाँ सीधा सीधा सा कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक स्फीयर दिया गया था, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या सेल दी गई है, और इस सेल के कारण 3 पॉइंट्स पर आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. हमारी फर्स्ट स्टेप थी, हमने कहा कि वी सपोज ए गाउसियन सरफेस. गाउसियन सरफेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसे एनक्लोज्ड होना चाहिए, टोटल चार्ज को एनक्लोजेस करना चाहिए. थर्ड थिंग कि ई एंड थीटा बोथ विल बी सिमेट्रिक, शुड बी सिमेट्रिक ऑन द गाउसियन सरफेस. तो मैंने यही एक्सप्लेन किया कि हमने एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को गाउसियन सरफेस के रूप में इमेजिन किया, जो हमारे गिवन स्फीयर को अपने अंदर टोटल क्या करता है, एनक्लोज करता है. और सिंस आवर स्फीयर, ईच पॉइंट ऑफ आवर गाउसियन सरफेस इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन स्फीयर, सो E at each point of Gaussian surface will be same, and since electrical force line will be perpendicular to the surface and normal of surface is also perpendicular to the surface, then direction of electric field and direction of surface both will be in same direction. It means theta is equal to 0. So E and theta are symmetric, so we can select a concentric spherical surface as a Gaussian surface. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड, नाउ कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय Gaussian surface. So since E and E is constant and theta equal to 0, so cos 0 is equal to 1. Then total electric flux bounded by our Gaussian surface E into surface integration of ds, which is equal to, where surface integration of ds is equal to total area of Gaussian surface, which is a sphere and sphere of radius capital R. So we can apply its formula, area of surface 4 pi r square. Then we get phi E is equal to E into 4 pi r square. Again, total enclosed charge on our Gaussian surface, since Q charge is given in the terms of surface charge density, so we find out, third step, we find out value of charge. So since unit area of a spherical surface contains sigma charge, then total area of sphere of Gaussian surface, it means 4 pi r square contains 4 pi r square into sigma charge on its body. थर्ड लास्ट स्टेप हमारी अप्लाइंग गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम says total linked electric flux with any Gaussian surface or with any enclosed surface is always equal to Q upon epsilon naught. So apply this value phi E and Q on this the Gaussian theorem. We get E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught. Since we want to find out value of E in the term of Q, so we cannot put the value of Q in here. चूंकि हमें E की वैल्यू Q के टर्म्स में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर Q की वैल्यू सिग्मा के फॉर्म में नहीं रख रहे हैं. Now by cross multiplication we get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon r square. Hence for point outside the sphere or cell, the field due to uniformly charged sphere cell
is as if the entire charge of the sphere is concentrated as its center. देखने में यह आया जो फार्मूला हमें मिल रहा है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. It is derived for point charge intensity due to a point charge q. We get E equal to 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. चूंकि हमने पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी निकाली थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, यदि पॉइंट चार्ज क्यू रखा हो तो उसके लिए हमने फार्मूला निकाला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. और यही फार्मूला हमें वापस रिटर्न कर रहा है स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल सिलेंडर. तो ऐसा प्रतीत होता है, या माने जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ये उसी तरह ट्रीट करता है जैसे कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. ऐसा है नहीं, ऐसा फील होता है कि वो जो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ये उसी तरह बिहेव करता है जैसे पूरा कंप्लीट चार्ज उसके कहाँ पर रखा हो, सेंटर पर रखा हो, स्फीयर के सेंटर पे रखा हो. ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा बिहेव किया जाता है. सेकंड, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर. नाउ ये हमारा गॉसियन सरफेस था, P बाहर था, इसकी रेडियस r थी और हमारे दी गिवन स्फीयर की रेडियस ये स्मॉल r थी. नाउ we reduce our radius of our Gaussian surface and encloses given sphere. Then capital R will be equal to R. जैसे ही अब चूंकि point P lies on the surface of given sphere, given uniformly charged sphere, so we reduce radius of our Gaussian surface. We reduce our radius of our Gaussian sphere, and it will be equal to, now it will be equal to capital R is equal to small r. Then electric flux linked with new Gaussian surface will be E into 4 pi r square, because capital R is replaced by small r. So phi is equal to E into 4 pi r square, while charge q is equal to 4 pi sigma into 4 pi r square. Applying Gauss theorem, phi is equal to q upon epsilon naught. We get replace phi with its value E into 4 pi r square and replace q with its value 4 pi r square into sigma upon epsilon naught, implies that E is equal to 4 pi r square is cancelled by 4 pi r square. Intensity of electric field E is equal to sigma upon epsilon naught on the surface of sphere. When we take a uniformly charged conducting or non-conducting sphere or cell, solid or hollow cell, spherical cell, then intensity of electric field at any point of the spherical surface will be sigma upon epsilon naught. कहने का आशय ये है कि यदि हम r रेडियस का कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर या हालो स्फीयर आर सेल आर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लें, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर ले तो भी intensity of electric field at the surface of that body will be E is equal to sigma upon epsilon naught. Third case, when point P lies inside the sphere. Now point P lies inside the sphere, then then the radius of our Gaussian surface is reduced less than given sphere. जैसे ही हम इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द गिवन स्फीयर जाते हैं, ये सॉलिड हो या हालो हो, दोनों ही कंडीशन में कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या हालो हो, दोनों ही कंडीशन में यदि रेडियस को, गॉसियन सरफेस की रेडियस को हम क्या कर देते हैं, गिवन स्फीयर की रेडियस से रिड्यूस कर देते हैं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज जीरो हो जाएगा. मैंने पहले ही कहा कि कंडक्टिंग सरफेसेस कंटेन्स देयर चार्ज ऑन देयर सरफेस, नॉट इनसाइड द सरफेस. तो कंडक्टिंग जितने भी बॉडीज हैं वो अपना टोटल चार्ज आउटसाइड सरफेस पर रखते हैं, इनसाइड सरफेस में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता. तो जैसे ही हम गॉसियन सरफेस की हमारे रेडियस को रिड्यूस करके गॉसियन सरफेस की रेडियस को गिवन स्फीयर की रेडियस से भी कम कर देते हैं, तो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज जीरो हो जाएगा. यदि इस न्यू गॉसियन सरफेस की रेडियस r1 हो तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा, while q इज इक्वल टू 0. अप्लाइंग गाउस थ्योरम we get phi e equal to q upon epsilon naught. So e into 4 pi r1 square is equal to 0. So e will be 0. Hence electric field due to uniformly charged sphere or cell is 0 at all points inside the cell. अतः किसी सॉलिड और हालो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड और हालो स्फीयर और सेल के इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. किसी भी हालो सॉलिड और सेल, स्फेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसके अंदर इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज 0. सिर्फ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी जो है, नॉन कंडक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यदि लिया गया हो तो फर्स्ट एंड सेकंड केस सेम होते हैं, लेकिन थर्ड केस डिफरेंट होता है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट जीरो inside the uniformly charged non-conducting sphere because charge resides on the volume into the non-conducting solid sphere. यदि कोई non-conducting solid sphere है तो ऐसी कंडीशन में चार्ज उसकी सरफेस पर नहीं बल्कि उसके वॉल्यूम में रिसाइड करता है. इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, if volume charge density is rho, then the total charge on our Gaussian surface, हम जब रिड्यूस करेंगे रेडियस को r1 तक, जो कि किससे कम है, गिवन स्फीयर की रेडियस से कम है, तो टोटल एरिया कितना, वॉल्यूम कितना बचा, टोटल रेडियस r1 का गाउसियन सरफेस हुआ और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr1 क्यूब. यदि हम नॉन कंडक्टिंग सरफेस की बात करें और हम इनसाइड, इफ पी लाइज इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड रेडियस इज r1 ऑफ आवर गॉसियन सरफेस, then total volume of our Gaussian surface will be 4/3πr1 cube.
charge volume charge density is rho per unit volume, rho charge resides, then total charge resides on the volume 4 by 3 pi r1 cube will be 4 by 3 pi r1 cube into rho. Then our Gaussian surface enclosed total charge 4 upon 3 pi r1 cube rho, while electric flux linked with this smaller Gaussian surface will be E into 4 pi r1 square. Electric flux 4 pi r1 square, तो 4 pi is cancelled by 4 pi and r1 square is cancelled by cube, so we get E is equal to r1 rho in upon 3 epsilon naught. In this case, intensity of electric field is proportional to distance from the center of point. ये एक ऐसा केस है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ही एक ऐसा केस है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है. और इफ r1 इक्वल टू 0, if our Gaussian per surface is reduced also, और रिड्यूस करते हुए हम रेडियस को 0 कर दें तो then r1 इक्वल टू 0, E is equal to 0. Hence intensity of electric field at the center of uniformly charged non-conducting sphere will be always 0. तो इस तरह से 4 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर एक साथ स्फेरिकल बॉडी के एक्सप्लेन किए हैं. यदि इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग की जगह वो क्या करते, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर था, अब ये सॉलिड स्फीयर की जगह नहीं, सॉरी ये हालो स्फीयर था, तो ये हालो स्फीयर या सेल दोनों में से कोई भी देता है तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन एज इट इज होगा. लेकिन यदि वो सॉलिड स्फीयर भी कर देता है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो भी कंप्लीट डेरिवेशन यही होगा. लेकिन यदि क्वेश्चन में यहाँ पर वो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कर देता है तो फर्स्ट 2 केसेस विल बी सेम, बट थर्ड केस इज चेंज बिकॉज इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर intensity of electric field is reduced, but it cannot be equal to 0, and at the center of non-conducting sphere intensity of electric field be 0. How it can be performed, it is written its notes. मैंने आखिरी में मैंने लिख दिया है कि यदि 2 केसेस सेम कर दोगे और थर्ड केस के लिए नीचे वाला पैरा यूज कर लोगे. इस तरह से गॉस एप्लीकेशंस को मैं एंड कर रहा हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड.